वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की कि बिजनेस इंटेलिजेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कंबाइंड होती है। कंबाइंड सेट ऑफ टूल्स का नाम है, एक ऐसे पूरे फ्रेमवर्क का नाम है कि जहाँ पर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें किसी एक या दो सॉफ्टवेयर होने से बात नहीं बनेगी, बल्कि एक बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज़ है जिसको कंबाइन करके हम बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल इसको यूँ समझ लें कि जैसे अगर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कौन है। अगर हम किसी के इंटेलिजेंस को जज करना चाहते हैं कि कितना इंटेलिजेंट है, तो हम क्या जज करें। लेट सपोज अगर मुझे किसी की इंटेलिजेंस देखनी होती है तो मैं उसके नंबर स्किल्स देखूं कि भाई उसकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है और ये नंबर्स को कितना अच्छा तरीके से हैंडल कर लेता है। अगर किसी पर्सन की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर नंबर स्किल्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इससे साबित हो गया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। हो सकता है नंबर स्किल्स बहुत अच्छे हों लेकिन वर्बल स्किल्स अच्छे ना हो सकता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी ना हो सकता है राइटिंग स्किल्स अच्छे ना हो सकता है ये सब कुछ अच्छा हो, इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर अवेलेबल ना हो। तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के कई मैट्रिक्स होते हैं और उन सब चीज़ों को कंबाइन करके जब हम एनालाइज करते हैं उसके अंदर लॉजिकल स्किल्स कितने हैं, ये सब चीज़ें कंबाइन करके जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि पर्सन इंटेलिजेंट है। किसी एक स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा शार्प होना और दूसरे स्किल का लैक करना ये इंटेलिजेंस नहीं होती, बल्कि एक कम्युलेटिव स्कोर ओवरऑल हर कैटेगरी ऑफ इंटेलिजेंस में होने को उस पर्सन को हम इंटेलिजेंट कहते हैं। इसी तरह बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर भी किसी एक इनमें से टूल को इम्प्लीमेंट कर देने से बिजनेस इंटेलिजेंस को आप इंश्योर नहीं कर सकते, बल्कि इन तमाम टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है ताकि आप ओवरऑल जो अल्टीमेट गोल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस है उसको अचीव कर सकें। एक एक करके हर एक टूल के बारे में और हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा जैसे कि नाम से ही हम समझ सकते हैं कि बिग डेटा का मतलब है ह्यूज साइज ऑफ डेटा। बिग डेटा का मतलब है कि डेटा बहुत ह्यूज अमाउंट में मौजूद है। अब कितना ह्यूज, ये जो टेबल आपके सामने मौजूद है ये शायद आप फर्स्ट टाइम तो नहीं दिख रहे होंगे। आईसीटी आप लोग पढ़कर आए हैं तो आपको पता ही होगा कि 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट बनता है और 1024 बाइट्स को मिलाकर 1 KB बन जाता है। ज़्यादातर आमतौर पर जब हम अपनी हार्ड डिस्क को कैलकुलेट करते हैं या हमारे पास कितना डेटा है, स्टोरेज है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टेराबाइट काफ़ी होते हैं। आम डेटा जो कि एक यूज़र का डेटा होता है विद इन टेराबाइट्स होता है। ठीक है, आपका जितना भी डेटा होगा, मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कितना डेटा है, ये भी आजकल के ज़माने की जिस 21st सेंचुरी में हम खड़े हैं वहाँ पर एक्चुअली टेराबाइट्स तक डेटा पहुँचता है। वरना एक ज़माना था कि MBs 1.4 MB की अगर आपके पास फ्लॉपी डिस्क है तो उसके अंदर भी लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेते थे। मगर आजकल के ज़माने में अच्छा चलो एक बहुत कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला यूज़र है जो कि एक्सटेंसिवली कंप्यूटर को यूज़ करता है, तो उसका डेटा कितना हो सकता है 1 टेराबाइट तक जा सकता है। उसके पास जो वीडियोज़ होंगी, उसके पास जो इमेजेस होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक यूज़र का डेटा ही टेराबाइट्स तक चला जाता है। तो अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को कंबाइन करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेराबाइट्स के अंदर स्टोर हो जाएगा। टेराबाइट के बाद भी हमें यूनिट्स चाहिए। तो ये कुछ बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिनका नाम शायद पता नहीं आपने पहले सुना है या नहीं सुना। तो हमारे पास पेटाबाइट्स भी होते हैं, एक्साबाइट्स भी होते हैं, जेटाबाइट भी होते हैं, योटाबाइट भी होते हैं। तो ये तमाम यानी कि एक्साबाइट का मतलब है कि 1 के ऊपर 10 रेज़ टू द पावर 18 यानी 1 के आगे 18 ज़ीरोज़, इसको हम कहते हैं एक्साबाइट। और ऐसे ही आप इसको बढ़ाते जाए जेटाबाइट। तो इतने बड़े साइज़ का जब हमारे पास डेटा होता है तो जो हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, MS एक्सेस के बारे में पढ़ा है, इवन ओरेकल के बारे में पढ़ा है, ये जो डेटा होता है जो कि DBMS के थ्रू मेंटेन हो जाता है, ये टेराबाइट्स तक तो हैंडल कर लेता है DBMS। लेकिन जब साइज़ टेराबाइट से ऊपर चला जाता है तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हमें क्यूरी करेंगे और वो हमें बता देगा कि पूरी दुनिया में A से नाम रखने वाले, फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक पर जाकर एक क्यूरी करती हूँ कि A से जितने भी फेसबुक अकाउंट्स हैं वो मेरे सामने आ जाएं, तो ये मैं सखर IBA के अंदर तो A से कितने स्टूडेंट हैं SQL की क्यूरी लिख सकती हूँ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछ सकती हूँ कि A से स्टार्ट होने वाले कितने नाम हैं। लेकिन अगर मैं फेसबुक से इस तरह की कोई क्यूरी करती हूँ या फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा गूगल को हम देखते हैं, गूगल पे जाकर मैं लिखती हूँ होम,
ठीक है, यानी कि इंटरनेट पर, पूरे इंटरनेट पर होम से रिलेटेड क्या चीज़ें मौजूद हैं, कहाँ कहाँ होम वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो अब देखिए, मुझे जो यहाँ पर रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि मेरे तो गिनने के काबिल भी नहीं होंगे जितने रिजल्ट्स वो मुझे दिखा रहा होगा। और इसके अलावा देखें कि वो मुझे ये भी बता रहा है कि कोई सॉन्ग भी हो सकता है। होम से क्या मतलब है, मेरा गूगल होम मतलब है, या कोई मूवी है कि जिसके नाम में होम मौजूद है, या कोई मेरे अपने होम से मेरा मतलब है गूगल असिस्टेंट से मैं कहना चाह रही हूँ कि भाई मेरा होम की लोकेशन क्या है, वो मुझसे वो उस तरह की कोई चीज़ कह रहा है। और होम के बारे में मुझे हज़ारों तरह के वो सजेशन भी दे रहा है, हर 10 पेजेस और इससे आगे भी जो पेजेस होंगे वहाँ पर होम्स ही होम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो होम से एक्चुअली हमारा मतलब क्या है, ये क्या हमें लगता है कि पीछे DBMS कोई काम कर रहा होगा और कोई एक कंप्यूटर सिस्टम होगा जिसके पास पूरे इंटरनेट का डेटा मौजूद होगा और मैंने उसको क्यूरी की होगी। नहीं, ये इतना आसान नहीं है। एक कंप्यूटर सिस्टम इस काबिल है ही नहीं कि वो तमाम का तमाम डेटा स्टोर कर सके। ठीक है, बल्कि हमें मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स की ज़रूरत है। तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करें और वहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करें। डेटा विद वॉल्यूम सो ह्यूज दैट इज़ बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ अ टिपिकल DBMS टू कैप्चर, स्टोर एंड एनालाइज। इतना ह्यूज डेटा जो कि आम DBMS जो कि हमने MS Excel और Oracle वगैरह के बारे में पढ़ा है उसके कैपेबिलिटी से बियॉन्ड हो और वो उसको स्टोर ना कर पाए, उसको हम कहते हैं बिग डेटा। एन एग्जाम्पल ऑफ बिग डेटा इतने साइज़ के डेटा होते हैं जो कि हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये स्टोर तो इतने साइज़ का डेटा चलो हम कर लेंगे, तो इसको एक्सेस किस तरह से करेंगे, इसको प्रोसेस किस तरह से करेंगे। इसको प्रोसेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक आर्किटेक्चर जिसको हम कहते हैं हडूप। हडूप इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। इतने ह्यूज डेटा को स्टोर करने के लिए Oracle नहीं चाहिए, MS Access नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए हडूप। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है अपाची, और इन्होंने ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बनाया। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ना सिर्फ कि ये अवेलेबल होता है, इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, बल्कि आप इसके अंदर कंपनी अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकती है, सोर्स कोड के साथ अवेलेबल है। जैसे कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, इसी तरह ये बिजनेस इंटेलिजेंस का एक हडूप फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स मौजूद है। इसके अंदर डेटा को ना सिर्फ स्टोर किया जा सकता है बहुत ह्यूज अमाउंट में, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए समझना टर्म थोड़ा आसान है, लेकिन मैं आप समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए इस टर्म को शायद डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग से क्या मतलब है। तो आगे की स्लाइड में आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। फिलहाल आसानी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि टास्क को, किसी भी बड़े डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना और पैरेलली परफॉर्म करना डिफरेंट टास्क को, स्मॉल टास्क को। ठीक है, ये हडूप एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, हडूप के अंदर हमें मिलता क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है। हडूप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक चीज़ का नाम है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। जब हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं, हमारे पास आपने FAT और NTFS फाइल सिस्टम ICT में पढ़ा होगा कि एक आम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो FAT होता है, NTFS होता है। ठीक है, ये वो फाइल सिस्टम होते हैं जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम के हद तक डेटा को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं जिस लैपटॉप को इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जिस मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर कितनी फाइलें मौजूद हैं। एक फ़ाइल मैनेजर के लिए बड़ा आसान है अंदाज़ा लगा लेना, भाई इतनी फाइल्स हैं, वो फाइल कहाँ कहाँ पड़ी हैं, हर फाइल का साइज़ कितना है, वो फाइल कौन सी यूज़र ने बनाई। आम फाइल सिस्टम के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब बात होती है बिग डेटा की, तो वहाँ पर FAT और NTFS का काम नहीं है। वहाँ पर एक स्पेसिफिक फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम से क्या मतलब है, ज़रूरी नहीं है कि एक फाइल एक ही कंप्यूटर पर मौजूद होगी। एक फाइल फ्रेगमेंटेड भी हो सकती है, एक फाइल ब्रेक होकर डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी डिवाइड हो सकती है। जैसे कि होता है ना, कभी कभार बुक होती है, आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं 4 दोस्त मिलकर, तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरी बुक को एक साथ ही पढ़ेंगे, वो कभी कभार उसके चैप्टर्स डिवाइड कर लेते हैं। पहले 2 चैप्टर एक दोस्त के पास है, दूसरे 2 चैप्टर दूसरे दोस्त के पास है, तीसरे 2 चैप्टर तीसरे दोस्त के पास है। जैसे कि आप आम जिंदगी में इस तरह से डिवाइड करते हैं डेटा को, बिल्कुल इसी तरह से हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम फाइल को भी इसी तरह से डिवाइड कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि सारा डेटा एक ही जगह पर एक ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद हो, हर फाइल एक ही लोकेशन पर मौजूद हो, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है।
तो इस तरह के फ्रेगमेंटेड आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब हडूप के ऊपर काम करने के लिए जो आर्म सॉफ्टवेयर हैं, जो आर्म प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काम नहीं चलेंगी। तो इसके ऊपर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर। मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगी। तो मैप रिड्यूस एक्चुअली हडूप फाइल्स के ऊपर काम करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं मैप रिड्यूस। और एक होता है एच बेस। एच बेस का मतलब है कि क्यूरी करने की एक कैपेबिलिटी। आमतौर पर जो एसक्यूएल की क्यूरीज हमने पढ़ी हैं वो एसक्यूएल की क्यूरीज तो बेसिकली डीबीएमएस के ऊपर काम करती हैं, मगर बिग डेटा को अगर आप क्यूरी करना चाहते हैं तो एसक्यूएल नहीं चलेगी वहाँ पर हमें कुछ और तरह की क्यूरीज लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो एच बेस एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहाँ पर क्यूरी करने की कैपेबिलिटी होती है बिग डेटा के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि मैप रिड्यूस से क्या मतलब है और हडूप से क्या मतलब है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहले इस स्लाइड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिकली आर्किटेक्चर समझ लें। आर्किटेक्चर ये है कि एक क्लाइंट है, उसने कोई क्यूरी की है। ये क्यूरी क्लाइंट का एक कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगी, बल्कि ये क्यूरी डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट लोकेशंस पर, डिफरेंट नोड्स के ऊपर, और हर नोड उसके किसी न किसी पर्टिकुलर डिवाइडेड काम को कर रहे होंगे, और आखिर में इनको रिड्यूस करके कंबाइन कर दिया जाएगा और आउटपुट बना दिया जाएगा। इसको और ज़्यादा प्लीज़ इस डायग्राम को जहन में रखिएगा ताकि अगली एग्जांपल आपको जो मैं समझा रही हूँ वो क्लियर होगी कि ये हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से काम करता है कि क्यूरी होती है या एक कोई टास्क दिया जाता है, उस टास्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं मैप। उसका डिफरेंट सोर्सेज से जो आउटपुट निकलता है उसको आखिर में रिड्यूस किया जाता है और एक कंपाइल्ड आउटपुट दिखाया जाता है, इसको हम कहते हैं रिड्यूस। काम किस तरह से करता है, लेट सपोज हम वर्ड्स काउंट करने की बात करते हैं। अब एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, लेट सपोज आप ये क्लाइंट जो है ये आप है और आपको मैं काम देती हूँ। आजकल तो अल्लाह माफ़ करे हमारा IBA बहुत खाली हुआ है और बिल्कुल बयाबान हुआ होगा और वहाँ पर लोग बहुत कम होंगे और उनको काउंट करना बहुत आसान है। लेकिन आप याद करें कोई भी ऐसा दिन जिस दिन कोई बहुत बड़ा इवेंट है, कोई बहुत सारे लोग आए थे, कोई टेस्ट है, कोई ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पर सखर IBA के अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद है, बहुत ज़्यादा क्राउड मौजूद है और आप हैं और आपको मैंने काम दिया है कि आपको काउंट करना है कि इस वक्त सखर IBA के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। इस काम को आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे? इस काम को ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि सारे लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और उनको काउंट कर लिया जाए। अगर आप काउंट करने की कोशिश भी करेंगे तो एक बंदा कभी कैफेटेरिया में बैठा होगा, कोई दूसरा बंदा लाइब्रेरी में बैठा होगा, वो जब तक आप किसी एक रूम में जाएंगे तो वो पहला वाला बंदा दूसरे रूम में आ चुका होगा। काउंटिंग कितना डिफ़िकल्ट काम हो सकता है। तो इस काउंटिंग के काम को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बहुत सारे असिस्टेंट्स बना सकते हैं और हर असिस्टेंट को अलग अलग लोकेशन पर भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक को आपने कह दिया अकेडमिक ब्लॉक 1 चले जाओ, दूसरे को कहा अकेडमिक ब्लॉक 2 चले जाओ, किसी को कहा अकेडमिक ब्लॉक 3 में चले जाओ। इसी तरह हमने डिफरेंट लोगों को भेज दिया और अब हर एक पर्टिकुलर पर्सन जिस रूम में मौजूद है उस रूम के पर्सन को तो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो कैलकुलेट कर ही सकता है ना कि इस रूम में इतने। इसी तरह दूसरा पर्सन दूसरे रूम में कैलकुलेट करेगा, तीसरा पर्सन तीसरे रूम में, और आपके पास हर रूम का एक एक्यूमुलेटेड रिजल्ट आ जाएगा। वो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट जो है वो अल्टीमेटली आप जाके रिड्यूस कर लेंगे कि भाई पहले बंदे ने 30 बताया, दूसरे ने 40 बताया, तीसरे ने 50 बताया। रिड्यूस में अल्टीमेटली आपको एक स्टेज पर एक आउटपुट मिल जाएगा कि अच्छा पूरे सखर IBA में इतने अफराद मौजूद हैं। ये मैंने एक नेचुरल एग्जाम्पल्स आपको बात समझाई। कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर हडूप बिल्कुल इस तरह से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनपुट दिया, जैसे कि मैंने अभी होम लिखा था और मैंने कहा कि पूरे इंटरनेट के ऊपर होम कहाँ कहाँ मौजूद है, तो ये किसी भी क्यूरी सॉफ्टवेयर के लिए पॉसिबल नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड हर कंप्यूटर पर जाकर होम को तलाश कर सके। तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जितने भी आपके जो सोर्सेज होते हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इनपुट में कुछ एग्जाम्पल के लिए हमने सिर्फ 3 फाइल्स ली हैं। आपके पास 3 करोड़ भी हो सकती हैं, 3 लाख भी हो सकती है, बिलियंस ऑफ फाइल्स भी हो सकती हैं। बहरहाल इन 3 के हिसाब से अगर हम इनको काउंट करना चाह रहे हैं, मैं तो यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि कितने वर्ड्स हैं।
लेकिन मैप रिड्यूस उसको काम किस तरह से करेगा, ये हर वर्ड को, ये मैप का फंक्शन सिर्फ यहाँ पर काउंटिंग कर रहा है, ये बता रहा है हाउ एक दफ़ा लिखा है, मैनी एक दफ़ा लिखा है, कुकीज़ एक दफ़ा लिखा है, गुड एक दफ़ा लिखा है। ये वाला मैप फंक्शन सिर्फ इस इनपुट को काउंट कर रहा है, ये वाला मैप फंक्शन सिर्फ इस इनपुट को काउंट कर रहा है, और ये अल्टीमेटली हमें बता रहा है कि एक एक इनपुट के अंदर कितने जो है वो वर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन रिड्यूस का फंक्शन जो है वो एक्चुअली देखें, इन दो स्टेशंस के, इन दोनों नोड्स के डेटा को रिड्यूस करके हमें बता रहा है कि यहाँ पर ए 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, एक में एक ए इसका लिए है, एक ए इसके लिए, एक कुकीज़ इसके लिए, एक कुकीज़ नीचे वाले के लिए। तो अल्टीमेटली हमें ये मैप रिड्यूस की सूरत में ओवरऑल आउटपुट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो बिग डेटा का प्लेटफॉर्म होता है, जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है, वो डेटा को इस तरह से कंबाइन करता है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर आपके ओवरऑल टास्क को, अगर काउंटिंग से जैसा ही कोई स्पेसिफिक टास्क है, तो उसको एक जगह पर, एक नोड पर परफॉर्म नहीं करता, बल्कि उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट नोड्स पर डिवाइड कर देता है, और फिर अल्टीमेटली आपको आउटपुट दिखाता है डिफरेंट सोर्सेज से। और इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को हम कहते हैं हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको प्लीज़ बुक से भी पढ़ें अगर आपको मेरे कुछ बात क्लियर नहीं हुई हो।